हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज कक्षा 9 पॉलिनॉमियल बहुपद, हिंदी भाषी के लिए बहुपद और अंग्रेजी भाषा वालों के लिए क्या है पॉलिनॉमियल। तो आज हम ये टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके लिए आज ये डेमो वीडियो होगा। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो नंबर्स जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमो वीडियो आपका मैराथन क्लास की तरह पूरा एक चैप्टर कवर करेगा जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल को पूरा कवर करेगा। तो ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, यानी द्विभाषी होगा, हिंदी भाषी के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो चलिए क्लास को अब शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए ही है तो इसलिए इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है बेटा। तो आए क्लास 9th पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की चर्चा करें। तो पॉलिनॉमियल में ही आप समझ रहे हैं पॉली शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी मेनी होता है। पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज़्यादा, और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे टर्म्स होंगे तभी वो पॉलिनॉमियल होगा, वो एक टर्म भी होगा तब भी पॉलिनॉमियल होगा, वो मोनोमियल होगा जिसमें एक ही टर्म्स होंगे। अभी बताएंगे कि किस तरीके से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, पी ऑफ एक्स से। कैसे? पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। जैसे आपके सामने केवल और केवल एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, कोफिशिएंट रियल्स हैं, वगैरह वगैरह। अभी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। बहुपद हिंदी भाषियों के लिए भाई बता दें कि बहुपद यानी बहुत पद हों। वही सारी बात हुई हिंदी भाषी के लिए भी, बहुत पद हो जिसमें बहुत सारे पद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के से पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआती क्षणों को समझेंगे, यानी मुख्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटी यानी राशि की। यानी मैथमेटिक्स में जो राशियां होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं बेटा, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा देखें। तो पहली राशि होती है कांस्टेंट यानी चर, और दूसरी राशि होती है वेरिएबल यानी अचर। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल। हाँ, आपके लिए इसका डिफिनीशन भी दिया गया है नीचे। क्या? ये अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सिंबल यानी प्रतीक, हिंदी में बोलते हैं इसको भाई प्रतीक। वो प्रतीक यानी सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 6 हो गया तो ये तो फिक्स है ना भाई, कल को 6.01 नहीं हो सकता, उस 6 का 6 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे ये -8 है तो -8 ही, उसी तरीके से 22/7। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, कांस्टेंट के। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती। हाँ, वेरिएबल की वैल्यू हर एक इक्वेशन में हर एक पॉइंट पे बदलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे देखिए यहाँ पे अ सिंबल विच में असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड वेरिएबल्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स से, वाई से, जेड से, टी से, इस तरीके से। ये क्या, कभी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी, कभी x की वैल्यू 2 आएगी, कभी -2 आएगी, कभी 3/2 आएगी माइनस में, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है सभी की। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे जो क्वांटिटी होती है यानी राशियां होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पाई दिया गया है, ई दिया गया है, ये भी क्या है, वेरिएबल्स है। खास तौर से इनको समझिए, इनको तो आप एक्स वाई जेड टी को समझते ही हैं। तो पाई इज अ वेरिएबल, आल्सो वेरिएबल कांस्टेंट। आगे बढ़ रहे हैं, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती बेटा, लगभग वैल्यू होती है, इसलिए ये क्या है, एक वेरिएबल के रूप में लिया जाता है।
ई क्या है 2.732, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू ली जाती है, इसलिए इसको हम वेरिएबल्स के फॉर्मेट में भी लेते हैं। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स न रहे, कभी ये आए कभी वो आए कभी ये आए, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो चलिए अब कांस्टेंट की चर्चा फिर से करते हैं। कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है, आ जाइए। तो कांस्टेंट दो तरीके का होता है कांस्टेंट में भी। हाँ, ये बात अलग है कि ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, क्लास 9th में ये बात नहीं बताई जाती। हाँ, क्या क्या होता है भाई, एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है जिसको आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं, ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। ये 22/7 अगर आप देखेंगे या 3.14 देखेंगे तो डैश डैश नहीं है, ये फिक्स्ड है। डैश डैश होता तो फिक्स्ड ना होता। हाँ, ये पाई की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है 3.14। ये क्या होती है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। जब हम इसको करेक्ट इसके बराबर ले लेते हैं, हम करेक्ट इसके बराबर स्मॉल ही होता है, हम करेक्ट 2.3 से 2 ले लेते हैं तो उस टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल कांस्टेंट। और जिस टाइम में हम करेक्ट नहीं होता, ये वैसे तो ऑलवेज करेक्ट नहीं होता, ई की वैल्यू लगभग बराबर होती है बेटा, ई की वैल्यू लगभग बराबर होती है किसके 2.732 के। इसी तरीके से पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बेटा 3.14 नहीं होती, ये आपको ध्यान देने की बात है, लगभग बराबर होती है 3.14 के। तो मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स यानी चर, चर हिंदी में बोलते हैं चर। तो चर यानी चलने वाला, जैसे आप सोचते हैं नाम सुने होंगे निशाचर। तो निशाचर में दो चीजें हैं, निशा धन चर, निशा धन चर। अगर संधि विच्छेद के रूप में देखें तो निशा माने रात होता है और चर माने चलने वाला, जो रात को चलते हो निशाचर होते हैं राक्षसों को ये प्रवृत्ति में दी जाती है। ओके, तो दो प्रकार के वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी चर दो प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंस, जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड मतलब परतंत्र चर हिंदी में बोलते हैं, परतंत्र, परतंत्र चर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। तो देखिए दो तरीके के परतंत्र और स्वतंत्र, यानी हैं तो दोनों वेरिएबल ही, लेकिन एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसको हम कैसे समझेंगे, विच डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल, विच डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है उसे हम क्या बोलते हैं परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट को क्या कहते हैं, वही यहाँ पे डिपेंड्स ऑन है और उस पर नॉट लगा दीजिए बस, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, अदर्स लिख देते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। कहे ना भारत कैसा देश है, इंडिपेंडेंट देश है, क्यों, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, डिपेंड कब करता है, जैसे हम जब ब्रिटिश के क्या थे शासन में थे तो उस समय में हम लोग इंडिपेंडेंट थे, हम लोग अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे। अच्छा चलिए एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी गाय को खूंटे से बांध दिया गया है, खूंटा आप समझते हैं स्टंप जो जमीन पे गाड़ा जाता है उसमें रस्सी बांधी जाती है, तो गाय को खूंटे से बांध दिया जाए तो जिस फिक्स्ड पॉइंट से खूंटे को क्या बोलेंगे हम मान कर सकते हैं उसको सेंटर, सेंटर को सी से दिखाएं ज़्यादा अच्छा होगा, सेंटर। और यहाँ से जो रस्सी उसके गले में बंधी होती है उसको हम बता देते हैं रेडियस आर,
और ये उसके पैर के निशान कहाँ से चलते जाएंगे, यानी इतना दूर तक वो घास को क्या कर सकती है, चर सकती है, खा सकती है। तो जितना दूर तक खा सकती है, जिस एरिया को कवर करती है वो सर्किल का क्या हो जाएगा, एरिया। अब आइए हमको एक बात बताइए, जब हम लोग एरिया लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ज़रा बताएं। जैसे हम लिखें एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो कैसे लिखते हैं, ए बराबर, ए फॉर एरिया ले लिए हैं, और पाई आर स्क्वायर, क्यों, यही कहते हैं ना। अगर हम आपकी लैंग्वेज में चेंज कर दें और हम कह दें कि ए को क्या लिख दें बेटा, वाई, और आर को क्या लिख दें, एक्स, तो यही फार्मूला, यही जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो बदल के वाई इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, जो वाई है वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। तो किसको बढ़ाते हैं, स्वतंत्र रूप से किसको बढ़ाते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली किस वेरिएबल को बढ़ाते हैं हम इंडिपेंडेंटली किसको बढ़ाते हैं बेटा, एक्स को। एक्स को अपने से बढ़ाते चले जाते हैं तो वाई अपने आप मिलता चला जाता है। देखिए, कुछ हम करते हैं, कुछ अपने आप हो जाता है। जो मैं करता हूँ वो मेरी मेहनत होती है, जो अपने आप हो जाता है वो ईश्वर की कृपा होती है, गॉड का जो कृपा होती है। हाँ, तो एक्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा है, ये अपने मन से है। इसको हम अपने मन से कुछ भी वेरिएबल देते चले, वैल्यू देते चले जाते हैं, और जैसे इसको देते हैं तो उस पर डिपेंड होके ये हो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप हैं और आपकी फैमिली है, आप भी वेरिएबल हैं और आपकी फैमिली के एवरी मेंबर वेरिएबल हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके फादर्स की जो मान सम्मान और पैसे की बात है वो किसके आधार पे बदलती रहती है, आपके आधार पे। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्रीली हैं, पढ़िए ना पढ़िए, आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा जॉब करते हैं, वो सब आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, किस तरीके से काम करेंगे। बट जो आपके फादर्स हैं या आपके गार्जियंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, एक्स की वैल्यू को वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप एक्स हैं और वो वाई हैं, यानी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, आपके ऊपर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, आप बढ़ेंगे तो वे भी बढ़ेंगे। तो आपके बढ़ने, एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप हो गए इंडिपेंडेंट, और आपके फैमिली या आपके गार्जियंस में जो भी हैं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुए और आप हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल्स के दोनों टाइप को हम लोग समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। क्या होता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको समझा जाए, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट यानी चर, सॉरी अचर, और वेरिएबल यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, चर। चर और अचर को मिला दिया जाए, कनेक्टेड विद सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों की हेल्प से अगर हम किसी भी तरीके से कंबाइन कर दें, किसी भी तरीके मतलब कोई भी लॉ फॉलो ना करें, केवल कांस्टेंट या वेरिएबल मिला दें इन चारों ऑपरेशन की हेल्प से, तो क्या बन जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये डिफिनीशन रही, यानी चर और अचर को खिचड़ी की तरह, जैसे चावल दाल को एक किसी रेशियो में ना मिलाइए, बन रहा है बस डाल के रख दीजिए। हाँ ये बात अलग है कि आप घर में बनाते हैं, कितने लोग खाएंगे उसके आधार पे तो आप उसकी संख्या फिक्स करते हैं, उसकी मात्रा फिक्स करते हैं। लेकिन अगर आप खिचड़ी बना, कहते हैं ना खिचड़ी बना दिए हैं किसी भी तरीके से, उसका रेशियो फिक्स नहीं करते।
और उसको प्लस माइनस के बेस पे रख देते हैं। जैसे मैं लिख दूँ आपसे x प्लस 2y, तो यहाँ देखिए x और y क्या है वेरिएबल, और 2 और यहाँ क्या है 1, इन सबको क्या किया है मिला दिया गया है। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, इनको एडिशन के थ्रू मिला दिया गया। माइनस जेड कर दे सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, डिवाइडेड बाई वाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा डिवीज़न भी आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है क्या 3, यहाँ देखिए 3 4 -3 1 2, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर भी आ गया है, वाई भी आ गया है। मतलब कुछ भी आप मैचिंग करके, यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता है, नो फॉलो एनी रूल, यानी किसी रूल का फॉलो नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट केवल बना दिया जाता है। तो ऐसे जो हमारा मिलता है एक कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक। हिंदी में हिंदी शब्द है बीजीय व्यंजक, शुद्ध हिंदी है। तो बीजीय व्यंजक में मतलब बीजीय अंकों का इस्तेमाल किसी बिना रूल के किसी फॉलो को नहीं किया जाता, बस केवल मिला दिया जाए, मिक्सअप कर दिया जाए इन सभी चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से। आए बेटा, अब समझते हैं टर्म्स। टर्म्स यानी हिंदी में बोलते हैं पद, कितने पद। तो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, वो पार्ट्स जो कि आपस में किससे कनेक्टेड होता है बेटा एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय या तो प्लस से और या तो माइनस से, प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को में कितने टर्म्स हैं यानी कितने पद हैं। तो अगर हम पदों को देखना चाहें तो कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले इसको समझें कि कहाँ तक हमको प्लस या माइनस नहीं मिल रहा है, यहाँ तक, फिर प्लस शुरू हुआ यहाँ तक, इंटू और डिवीज़न नहीं लिया जाता। देखिए ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इसमें नहीं लिया जाता, केवल और केवल पॉजिटिव और प्लस या माइनस का साइन देखा जाता है। यहाँ देखिए जैसे प्लस है तो इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं एक्सप्रेशन के वो एक टर्म्स हो गए, ये दूसरा टर्म्स, माइनस के बाद यहाँ से यहाँ तक तीसरा टर्म्स, और फिर लास्ट में ये चौथा टर्म। तो कितने हुए पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये कितने हो गए देयर आर 4 टर्म्स। इसमें कितने पद हैं 4 पद हैं, 4 पद हैं। तो इसको चतुर्थपदी बीजी व्यंजक भी कहेंगे, ठीक है, यानी इसको बाई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3xy² प्लस 4/9 xy² z प्लस z³ प्लस zx²। तो आप देखिए कितने टर्म्स बने, इस चीज़ को यहाँ से समझिए कि जब तक प्लस या माइनस नहीं आए तब तक एक टर्म्स, ये दूसरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा, ये अकेले ये चौथा, और ये पांचवा। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो कितने हुए 5 टर्म्स हो गए, यानी 5 पद। इसमें कितने पद हैं 5 टर्म्स। आगे चलें, ये कोफिशिएंट क्या होता है कोफिशिएंट, एवरी टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी जो भी एक्सप्रेशन बनता है वो किससे मिलके बनता है, या तो वेरिएबल होगा और या तो कांस्टेंट, क्योंकि दो ही टाइप के हम राशियों को यानी क्वांटिटी को हम पढ़े हैं शुरू से ही। देख लीजिए क्वांटिटी हमारी कितनी थी, केवल दो, कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, तो दो ही क्वांटिटी थी। आइए, तो दोनों से मिलके बना होगा, तो कांस्टेंट टर्म्स जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट जो पार्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं आपसे लिख दूं 4x² प्लस माइनस 3xy
प्लस 8x स्क्वायर वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसमें से वेरिएबल को हटा दीजिए, हटा दीजिए का मतलब उसको छोड़ दीजिए, तो जो बचे, जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए तो ये क्या बचा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपका +4 है। मैं आपसे यहाँ पूछूं तो यहाँ पर अगर आप एक्स वाई को छोड़ दें तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए -3, साइन के साथ देखिएगा, कोफिशिएंट साइन के साथ लिया जाता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, +8, प्लस लिखा नहीं जाता, वैसे भी होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, गुणा किया गया अंक, गुणांक को क्या बोलते हैं, जो गुणा किया गया अंक होता है, गुणांक में गुणाधन अंक, डिजिट, तो गुणा किया गया अंक ही क्या होता है बेटा, गुणांक होता है। तो गुणांक समझ में आया होगा, अर्थात कोफिशिएंट समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर के सामने 3/2 लिखा है तो ये 3/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, -3/2 लिखा है तो -3 कोफिशिएंट हो जाएगा। कुल मिला के वेरिएबल के सामने जो कुछ लिखा गया है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, और साइन भी उसी का लिया जाता है। एक बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कह दें एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर +3x+4 अगर आपके सामने लिखा गया है, मैं आपसे पूछूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, तो बच्चा बोल देता है कि सर +3 है, पीछे, पीछे नहीं, जब भी आप बाल का डिजाइन बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, शीशे को सामने रख के बनाते हैं ना भाई। तो एक्स स्क्वायर का सामना किधर है, इन द फ्रंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रंट का कितना है -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, और 4 तो ऑलवेज x के पावर 0 का है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखा है तो x पावर 0 किसी, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट 3 है। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। सर कह रहे होंगे कि अब इतनी देर के बाद पॉलिनोमियल, ये सभी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा था वो बेसमेंट था, वो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि बहुपद को समझने के लिए यानी पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिफिनीशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है, यानी हिंदी भाषी के लिए आपको बता दें कि वो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक, ऋणोत्तर पूर्णांक या नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या मिलते हैं, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो नॉन नेगेटिव में कौन आएगा, 0 1 2 3 4। आप ये सोच रहे होंगे कि हम केवल पॉजिटिव क्यों नहीं बोल दिए, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं होता, और दोनों होता है, ये भी कह सकते हैं दोनों होता भी है, दोनों नहीं होता है, जैसा केस आप लेंगे। इसीलिए 0 के सामने +-0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नॉन नेगेटिव मतलब केवल नेगेटिव को छोड़ दिया जाए, पॉजिटिव एज वेल एज 0, तो वो इंटीजर्स होने चाहिए किसके, वेरिएबल के पावर, तब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी ऑफ दैट वेरिएबल्स, यानी जो भी चर या वेरिएबल दिए रहेंगे उसकी बात होगी। जैसे आप यक्स चर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ यक्स को पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, जैसे हम पॉलिनोमियल एक जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहें एक्स के फॉर्मेट में, एक ही वेरिएबल, तो कैसे होगा, हम मान लेते हैं a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। आप पावर बढ़ाते चले जाइए, कोफिशिएंट बढ़ते जाएंगे, nth टर्म जो आएगा वो an x के पावर n आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात एक ही वेरिएबल की बात की गई है, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल आर यूज्ड, यानी केवल x का,
तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कभी कभी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की बात की जाती है, लेकिन क्लास 9th में आपका केवल 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सेकंड ये होनी चाहिए कि कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट आपको बता चुके हैं बेटा, जो वेरिएबल के सामने होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक, तो जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर रियल, यानी रियल नंबर्स होने चाहिए। जितना आप लोग अभी तक जानते हैं वो सब रियल ही हैं, कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ाया नहीं गया है तो आप जानेंगे कैसे। तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए, ये तो दोनों स्पेशल केसेस हो गए और जो कि हमेशा रहते ही हैं। अब बस जो इम्पोर्टेंट बात है वो तीसरी क्या होनी चाहिए बेटा, डिग्री या पावर, डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कि पहले ही हम समझा चुके हैं कि क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अच्छा चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं एग्जांपल्स को। जैसे मैं कहूँ आपको कि p ऑफ x, p ऑफ x कोई बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x। मान लीजिए यह है आपका 3x³ माइनस 8x² प्लस 7x प्लस 9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आप इसकी डिग्री देखिए, यहाँ डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ पावर, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो इसकी पावर क्या है, 0। तो देखिए ये सभी नॉन नेगेटिव मिल रहे हैं ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, एस, आप लिख देंगे एस। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए दिया है 3x² माइनस 3/4 x³ माइनस 4xy, y पे मत जाइए, 4x प्लस 7। अब आपको यहाँ मान लीजिए रूट भी लगा है, √3/4। तो हमको यहाँ से मतलब कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, हमको डिग्री से मतलब है, पावर से। इसका पावर क्या है, 2, इसका पावर कितना है, 3, इसका पावर कितना है, 1, और यहाँ पावर क्या है, 0। तो देखिए सभी नॉन नेगेटिव आ रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, एस पॉलिनोमियल। ठीक, अब आप आगे बढ़ें, एक एग्जांपल ऐसा लें जिसमें ना हो, जैसे मैं आपको लिख दूँ x + 1/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखिए, x प्लस ये पावर नीचे लिखा हुआ है 1, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका पावर बताइए, डिग्री बताइए, 1, जो यस के सर पे रहता है उसी को डिग्री ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं, और यहाँ क्या है डिग्री, -1। अब आप देखिए ये तो पॉजिटिव है बट ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आपको बताते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, हिंदी में समझें तो ये क्या होता है, बहुपद की घात, और अंग्रेजी में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी घात क्या होगी। इन द पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपके घर कोई आता है तो आपके नाम से नहीं जानता कि सोनू निवास, सोनू निवास, मोनू निवास, सत्यम निवास, ये आपके नाम से नहीं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे, आप भी दादाजी बन जाएंगे, तो आपके नाम पे आपके घर का नाम बन जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या सुनते हैं, राम शंकर निवास,
शिव निवास, ठीक है, शिव निवास। क्यों क्यों ऐसा सुनते हैं? निवास मतलब घर होता है, घर के नाम बनते हैं इस टाइप से। क्यों? क्योंकि ये बड़े होते हैं और बड़े लोगों के नाम पे ही घर का नाम होता है, यानी जो घर का मुखिया होता है उसी के आधार पर हम बोलते हैं। तो जैसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है हमारा? एक्स, सभी लोग हैं उसमें। जैसे मान लीजिए 3x 4 है, 4x पे 5 है, प्लस 7x पे 8 है, प्लस 9x² है, 8x के पावर 3 है, 3x है और 4 है। तो मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसकी क्या होगी, डिग्री क्या होगी? तो हाईएस्ट आप मुंडी गिनिए, मुंडी मतलब x के पावर देखिए, इसके पावर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। तो सबसे हाईएस्ट आपको क्या दिख रहा है? 8। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 8। जिसकी हाईएस्ट 2 होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 7, अगर ये पॉलिनोमियल है तो बताइए इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? सबसे हाईएस्ट 2 है। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो पॉलिनोमियल में जब उसकी डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका नाम क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा। अभी आपको समझा रहे हैं सब कुछ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, देखिए पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं, उसके आगे हम बता रहे हैं। फॉर मोर देन वन वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, आपको बताया है कि आउट ऑफ द सिलेबस भी है, इसीलिए मैं स्टार पॉइंट देके आपको नोटेड पॉइंट किया हूँ। ये सब पॉइंट आपको NTSC एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा, NTSC, नवोदय विद्यालय, ओलंपियाड, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। इन सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम हुई है, देखते हैं। हाँ, तो अब साइज सही है। हाँ, मोर देन वेरिएबल है, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो JNV में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो ये सब NTSC, JNV, इन सब एग्ज़ाम के लिए, CHS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, जैसे देखिए x और y दोनों हैं, कैसे? 3x² 4xy प्लस 9x² प्लस 6x³ y 5 मान लीजिए, और फिर पूछ लिया गया 3y⁴। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पावर बताइए, डिग्री बताइए। तो डिग्री जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म्स, हर एक टर्म्स में पावर का सम कर देंगे। टेकन अप एंड हाईएस्ट सम इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए एक ही टर्म्स है, इसका पावर कितना है? 2। यहाँ पे एक इसका है, एक इसका है, तो दोनों का मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी पावर 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये x का 3 है और y का 5 है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ कितना है? डायरेक्ट 6 है। अब बताइए 2 2 3 8 6, सबसे बड़ा कौन है? 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 8। तो ऐसे एक्सप्रेशन अर्थात पॉलिनोमियल के लिए, जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स पॉलिनोमियल के प्रकार कितने होते हैं? देखिए मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पदी, इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय, यानी जिसमें एक पदी हो, एक पदी बहुपद। अच्छा, जिसमें एक ही टर्म्स हो, जैसे मैं आपसे लिख दूं केवल 3x, तो एक ही टर्म्स हुआ ना, न प्लस माइनस कुछ न लगा रहे, केवल सिंगल लिखा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। केवल x लिखा रहे, x² बस लिखा रहे,
पाई एक्स स्क्वायर लिखा रहे, 9x क्यूब लिखा रहे, तो टर्म्स तो एक ही है ना। हाँ, डिग्री की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल टर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी प्लस माइनस ना लगा हो, केवल सिंगली एक एलिमेंट लिखा हो बस। बाइनॉमियल इसको बोलते हैं द्विपदी, हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, यानी बाइनॉमियल क्या होता है, बाई माने दो होता है, नॉमियल मीन्स टर्म्स, यानी जिसमें दो टर्म्स हों। जैसे मैं आपसे लिख दूं 3x + 4, तो देखिए एक टर्म से ये, एक टर्म से ये, कितने हो गए, दो टर्म्स। या फिर मैं आपसे लिख दूं 4x² + 7x, तो एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स हो गया, दो टर्म्स हो गए। x + 4 केवल लिखा रहे, तो ये एक टर्म्स, ये एक टर्म्स, कितने हो गए, दो टर्म। प्लस ही नहीं, माइनस भी लिखा जा सकता है, x - 7 लिख दिया गया, या 3x - 7 लिख दिया गया, ये 7/2 लिख दिया गया, तो एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, दो टर्म्स हो गए, तो बाइनॉमियल। ट्राइनॉमियल पे आते हैं, ट्राई मीन्स तीन, इसको बोलते हैं त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हों। ट्राई मीन्स तीन, नॉमियल मीन्स टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स हों। जैसे x² + 4x + 7, अब देखिए 1 2 3, तीन टर्म्स हो गए। 3x³ - x² + 3.14, कितने हुए, 1 2 3, तीन टर्म्स हुए। तो टर्म्स के बेसिस पे अगर हम कहें, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, पॉलिनोमियल कुल हमारे पास तीन टाइप के होंगे। आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, चार हो जाएगा तो क्वाड हो जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है, पेंटा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अभी केवल बेसिकली तीन जाने। आइए अकॉर्डिंग टू डिग्री हम देखें कि पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब देखिए डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की। ये देखिए यहाँ आपको बताया गया है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की डिग्री, यानी बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर हम यहाँ देखें लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम लिखें अगर 3x + 7, तो ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8x + 9/2, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर। ज़्यादातर लीनियर जो होते हैं वो किस जनरल फॉर्मेट में होते हैं, ax + b, जहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे 7x + 9/2, ये भी है लीनियर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जिसकी पावर डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, यानी हिंदी में बोलते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं बेटा, द्विघात बहुपद। जैसे 3x² + 7x + 9, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री जब 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 9x² + 7x - 18, ये भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये होता है ax² + bx + c टाइप का होता है। कौन, पॉलिनोमियल। आ जाइए क्यूबिक में, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, डिग्री 3 हो, तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिघात, त्रिघात बहुपद। जिसकी उच्चतम घात यानी सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो। बेटा देखिए 3x³ + 7x² - 9/2x + 8,
अगर इस तरीके का है तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अब देखिए यहाँ से पावर कितनी, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आशा करते हैं आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और जहाँ नहीं समझ में आता है तो एक बार आप लोग कमेंट करते जाइएगा। आइए अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में स्पेशल केस में आते हैं। तो पहला टाइप अगर बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें केवल कांस्टेंट ही बात हो, उसमें वेरिएबल ना हो। तो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म्स एज कांस्टेंट, एक ही टर्म हो और वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 43, केवल 43 मैं लिख दूँ, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा 43 केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, यानी एक्स पावर 0 तो हम जानबूझ के लिख दिए, केवल 3 लिख दें, केवल 9 लिख दें, केवल ए लिख दें, ठीक है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। आगे बढ़ते हैं भाई। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, द कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा मैं 3 बातें लेके चलूंगा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। और तीनों में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं अलग अलग इनको बताता हूँ। तो यहाँ पे डिफिनीशन आप देख लीजिए क्या है, ऑल कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, जितने भी कोफिशिएंट हों वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कल को मैं आपसे ये चीज़ लिख दूँ, देख लीजिए मैं आपके सामने लिख दूँ 9 एक्स के पावर 9 और प्लस एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 7, ऐसे मैं लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैं कोफिशिएंट यहाँ लिख दूँ 0 0 0, तो ऑलरेडी आपको बहुपद यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखा, सच में ये पी एक्स ऑल ओवर 0 हो गया। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही 0 हो, जिसकी वैल्यू ही 0 हो ओवरऑल, वो क्या होगा 0। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी देखिए सभी कोफिशिएंट क्या हैं हमारे, 0 हैं। नो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब ध्यान दीजिएगा इसकी डिग्री नहीं डिफाइन होती, क्योंकि डिग्री तो आप यहाँ देखिए 9 भी दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं शून्यक, क्या बोलते हैं, शून्यक, यानी बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, इसको तो जानते हैं बहुपद है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, यानी उसमें जो उपस्थित चर है, चर का मान क्या हो, चर का मान जो कि बहुपद को शून्य कर दे। नाम से ही समझ में आ रहा है शून्यक, शून्य धन क से शुरू करिए, करने वाला, शून्य करने वाला, यानी x या y या जो भी वेरिएबल है उस चर का मान जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद को क्या करे, शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे। अच्छा जो बहुपद को शून्य कर दे, जैसे मैं आपसे कहूँ पी एक्स इज इक्वल टू, कोई भी बहुपद मैं ले लेता हूँ, x² माइनस 2x प्लस 1 ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 1,
तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 1, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा +2, और ये -2 है ही, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल 0। यानी ये x की जो वैल्यू थी x = 1, वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दी, 0 कर दी। इसका मतलब क्या है, x = 1 इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो आपका क्या कहना है, समझ में आया ये बात? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बताते चलें, हमको भी बताएं, क्योंकि हमको भी समझना होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री ही, यानी डिग्री बोले तो बहुपद की डिग्री का मतलब क्या है, उसकी घात, हिंदी में कहते हैं घात। जिसकी डिग्री ही, ऐसा बहुपद जिसका डिग्री ही हाईएस्ट डिग्री उसका क्या हो, 0 हो, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ये लिखा भी है, दोज पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, जिसकी हाईएस्ट पावर ही क्या हो, 0 हो, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कोई बहुपद हम लिख लेते हैं, 3x की पावर 0 प्लस 7x की पावर 0। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये 3 है और ये 7 है, दैट इज 10 है। तो ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो जिसकी डिग्री 0 होती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, आपको एक बात दिख गई कि ये कांस्टेंट ही मिलता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल आपको हमेशा कैसा दिखेगा, कैसा मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही जैसा। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट हो। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन एक एग्जांपल लेकर देखते हैं भाई आप लोग। बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ P2, यानी पुट क्या रखिए, x = 2 रख दीजिए। जैसे ही 2 रखेंगे पॉलिनोमियल क्या बदल के आ जाएगा, P2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2। देखिए यहाँ x था तो यहाँ की जगह पे 2 रख दिए, इसी x की जगह पे 2 रख दिए, और ये +4 तो रहेगा ही। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। स्क्वायर का मतलब समझते हैं, किसी के पावर जितनी रहती है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर 3 होता तो कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 3 बार, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती, 8 आ जाती। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 -10 +4, ये आ जाएगा 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है बेटा, -10। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी है। y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, पुट y = -1, यूज -1 = 3y⁴ -5y³, सॉरी वैल्यू पुटअप करनी थी ना, तो 3y की जगह -1⁴ -5 के पावर 5 -1 के पावर 3 प्लस -1 के पावर 2 प्लस 8। हाँ एक बात याद रखिएगा, -1 के पावर अगर इवन है तो +1 लिखिएगा, और -1 के पावर ऑड है, इवन ऑड जानते हैं, सम विषम भाई, हिंदी में बोलते हैं सम इसको, और इसको विषम बोलते हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, और जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, सम होती है। तो उसकी वैल्यू यहाँ -1 आ जाएगी। तो ऐसे आप समझिए 3
और -1 के पावर 4, ये क्या है, इवन है, तो ये आ जाएगा +1। ये ऑड है, -1, यहाँ इवन है, +1, 3 बन जा 3, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 बन जा 5 +1 +8, तो 5 3 8 8 16 17 आ जाएगा ऐड करने पे, तो Q ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 17। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। f ऑफ 0 पुट x इक्वल, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, t है, तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 0, तो p नहीं है यहाँ पे f है, तो f ऑफ 0 मिल जाएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर -10 इंटू 0 +6, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, ये 10 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ अच्छा है अच्छा है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे ये भी 0 +6, यानी सीधा आंसर क्या है 6 आ जाएगा। अच्छा है, ये आपको पता नहीं है क्या है, 0 ऐसे महाशय हैं, शून्य को बोलते हैं, 0 इज़ द हीरो ऑफ द एरिथमेटिक, हीरो होता है एरिथमेटिक का, और इस हीरो के बारे में आप जान लें कि ये हीरो बहुत गजब होता है, अच्छे अच्छे, जिसके साथ गुणा होता है उसकी औकात 0 कर देता है, जिसके साथ भाग होता है उसकी औकात ही नहीं पता होती, यानी इनफाइनाइट होता है, और जिसके साथ जुड़ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटता भी है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये 0 अपना क्या है, हीरो है। तो फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अगर जानना है तो पॉलिनोमियल को ही क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से -3 इस तरफ चला जाएगा तो +3 मिल जाएगा, ठीक, तो आपका जीरोज क्या आ गया, मतलब पॉलिनोमियल को जीरोज निकालना है तो पॉलिनोमियल को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 3x + 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3, तो ये आपका जीरोज मिल जाएगा, ठीक, तो आप याद रखिएगा जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ही क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ P0 निकालना है तो फिर से आप क्या लिख देंगे, पहले वाले के जवाब में x की जगह पे क्या रख देंगे 0, तो P ऑफ 0 तुरंत तुरंत निकलेगा, जहाँ जहाँ x है वहीं पे 0 रख दो बेटा, 2 ऑफ 0 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ 5 मिल जाएगा और ये सब 0 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, P ऑफ 0 इक्वल टू 2। अगर हम सेकेंड बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की P ऑफ 3 की बात करें, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, ये 23 -12 कितना जाएगा 1 1, तो P3 आपका आ जाएगा 11। इसी तरीके से अगर आप तीसरे को सॉल्व करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू -2, तो आपको P -2 आ जाएगा, 5 -4 इंटू -2, जब साइन माइनस में रहे तो आप ब्रैकेट जरूर लगाया करिए, इससे आपका कभी भी साइन में दिक्कत नहीं होगी, चिन्ह में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8 प्लस -2 के पावर 2 का मतलब है 4, भाई -2 में अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये क्या गया -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ बाहर 2 पहले से ही है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 4 दूनी 8, तो ये 21 आ जाएगा, यानी 21 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ भाई, आशा ही कर सकता हूँ। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से 0 निकालना है, तो 0 निकालना है तो पॉलिनोमियल को ही क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यहाँ इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। लीजिए जीरोस कितने तेज़ी से आ रहे हैं,
रिमाइंडर थ्योरम, ये पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका मैं डेमो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। तो आज के लिए यहाँ तक आप करते हैं, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं डेमो का तभी बनाऊंगा जब इसमें आपका प्यार मिलेगा। प्यार मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है यानी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो पेड बैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेड बैच के लिए यानी पूरे साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये 2 नंबर 9936 960 412 इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप आप कर दीजिए क्या, ज्वाइन आपके क्लास का नाम, और फिर अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी लिखिएगा, सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई का। ठीक है, तो ज्वाइन आपके क्लास का नाम, 9th में है तो 9th लिखिए, 10th में है तो 10th लिखिए। तो 9th आप लिखेंगे ज्वाइन 9th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं अपलोड कर दूंगा। कहाँ, मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, ये चैनल का नाम है मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, इस नाम से चैनल है। आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को भी आप शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा रिमाइंडर थ्योरम से मैं प्रारंभ करूँगा, वो आपके प्यार के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना इसको प्यार देते हैं, इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, कितना आप इसको शेयर करते हैं, इस चैनल को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। उसके आधार पे मैं दूसरा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। डेमो वीडियो में ही मैं पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपको इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपको शेयर करना पड़ेगा इस चैनल को। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।